नमस्कार। कांता भारती का लिखा उपन्यास रेत की मछली केवल एक उपन्यास नहीं, बल्कि उन आत्माओं की पीड़ा है जो जीवन के रेगिस्तान में तड़पती हुई अपनी पहचान खोजती हैं। इस कथा में रिश्तों की उलझनें, स्त्री मन का दर्द और समाज की कठोर सच्चाइयां इस तरह गुथी है कि पाठक हर पन्ने पर खुद को उसमें पिघलता महसूस करता है। इस उपन्यास में हर शब्द, हर दृश्य हमें ये एहसास कराता है कि इंसान कभी-कभी अपनी ही परिस्थितियों का कैदी बन जाता है। तो आइए चले इस भावुक सफर पर, जहां रिश्ते, संघर्ष और संवेदनाएं मिलकर एक ऐसी कहानी रचते हैं जो दिल को छू जाती है। दरवाजा किसी ने ठकठकाया। ऑफिस जाने को तैयार हो रही थी, इसीलिए किसी का आना खल गया। कपड़े भी तो ठीक से नहीं पहन पाई थी। ऑफिस जाने की व्यस्तता और असमय आगंतुक के कारण मन क्षुब्ध हो आया था। दरवाजे पर चपरासी था। उसने बताया कि मेम साहब याद कर रही हैं। मेम साहब यानी श्रीमती डेविड, युवा महिला संघ की सेक्रेटरी। मन में खीज भर रही थी कि ऑफिस जाने के वक्त ही बुलाने की जरूरत क्यों पड़ गई। जैसे तैसे कपड़े पहने और नीचे आई। मेज के पीछे से चश्मे में छिपी हुई आंखें बिना उठाए उन्होंने कहा, बैठिए। देखिए मैडम, मुझे ऑफिस जाना है। आप शाम को बात नहीं कर सकती? मैंने धीरज संभालते हुए कहा, बात यह है कि मुझे ज्यादा कुछ तो कहना नहीं है और शाम तक हो जाएगी देर। अपनी आवाज को और मीठा बनाते हुए उन्होंने कहा, माय डियर चाइल्ड, बुरा मत मानना। इस संघ के भवन में तो केवल कुंवारी या विधवा लड़कियां ही रह सकती हैं। इसके सिवा दूसरे के लिए हमारे यहाँ रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। वैसे तुम चिंता मत करो। महीने 2 महीने जब तक कोई अन्य व्यवस्था नहीं हो जाती, तुम यहीं रहो। लेकिन मैडम, जब मैंने यहाँ प्रवेश लिया था, मैंने इस बात को छुपाया नहीं था। और फिर अब तो मुकदमा भी शुरू हो चुका है। पिछले 5 साल से तो मैं बिल्कुल अकेले ही रह रही हूँ। जब मैं इस भवन में आई, उस वक्त ऐसा कुछ बता देती। बात पूरी उन्होंने सुनी नहीं, बीच में ही बोल उठी, अब देखिए, उस वक्त तो हमसे गलती हुई। आपकी उस गलती के बारे में तो मैं कुछ कहना नहीं चाहती। लेकिन मैडम, आपके इस नियम में न्याय नहीं है, तर्क नहीं है। उन तमाम लड़कियों के बारे में आप क्या सोचते हैं जो कुंवारी तो नहीं है पर अपने को मिस लिखती हैं? आप जानती भी हैं उन्हें? उनके चेहरे पर तनाव झलक आया। कुर्सी पर सीधे बैठ गई और थोड़ी देर तक मेरी आंखों में देखती रही। फिर बहुत सूखी हुई आवाज में बोली, डियर चाइल्ड, यू आर नॉट कंसर्न्ड। मुझे लगा जैसे यहाँ निजी व्यवहार के रास्ते में एक अंधी गली है। शायद मेरे चेहरे पर गहरा असंतोष उभर आया था। उस असंतोष को श्रीमती डेविड ने पहचान लिया। उनके चेहरे का भाव बदला नहीं। अपने आप को नियंत्रित रखते हुए उन्होंने कूटनीति भरे स्वर में फिर वही बात दोहरा दी कि वे मजबूर हैं, और यह भी कि इस मामले में नियम बहुत साफ है। नियम बहुत साफ है। मेरा गुस्सा फूट पड़ा। यानी जो झूठ बोलकर नियम तोड़े वो सही है, और जो सच बोलकर वैसा ही करे वो अपराधी है। यह नियम नहीं, ढकोसला है। और भी जाने क्या क्या उस वक्त गुस्से में कह गई। मेरे उन शब्दों की क्या प्रतिक्रिया हुई, यह पढ़ने की स्थिति में मैं नहीं थी। उनका कमरा छोड़ते हुए मैंने कहा, मुझे नहीं चाहिए आपकी कृपा। 1-2 महीने नहीं, 1-2 दिन भी ठहरना मैं अपमान समझती हूँ। आपने नियमों का ज्ञान कराया, इसके आभारी हूँ।
ऑफिस जाने के लिए तैयार हुई थी, लेकिन अंतस्थल अंत व्यस्त हो उठा था। मन इतना ज्यादा उद्विग्न हो गया था कि ऑफिस जाने की इच्छा नहीं हुई। तेजी से कमरे में लौटी और जो चीज हाथ में आई उसे उठा उठाकर बिस्तर पर पटकती चली गई। बिस्तर के ऊपर और आसपास फर्श पर चीजें बुरी तरह बिखर गईं। सच तो यह है कि क्षोभ की अभिव्यक्ति के सिवा यह भवन छोड़ने की तैयारी भी करनी है, यह मैं भूल गई। उधर गए बिस्तर के सिरे से एक नन्हा सा रुपाला फ्रेम चमक रहा था। फ्रेम के बीच में दिखाई देते सफेद काले धब्बों के बीच अचानक एक कोमल चेहरा उभर आया। उस कोमल आकृति के उभरते ही जैसे खौलता हुआ क्षोभ धीरे धीरे बैठने लगा। क्षुब्ध मन आर्द्र हो गया, आंखों की कोर भी गीली हो गई। साहस नहीं हुआ कि रुपाले फ्रेम में मड़ी हुए एक भोले चेहरे की वह तस्वीर हाथ में उठा लूं। क्षोभ का वह उबाल थम गया, इसलिए धीरे धीरे बिखरा हुआ सामान एकत्र करती रही। लेकिन ऐसा लगा कि जैसे मैं सामान इकट्ठा करती जाती हूँ, मन की गांठें बिखरती जाती है, जैसे एक कसी हुई रस्सी जिसका एक एक तार बिखरता जा रहा हो। एक चीज के साथ जुड़ी किसी दूसरी चीज के अलग होते ही सब कुछ बिखरने लगा, सब कुछ टूटने लगा। परित्यक्ता केवल इसी एक शब्द के साथ बिखराव और टूटन की लंबी श्रृंखला जुड़ी हुई है। टूटन के इस अछोर क्रम में आज युवा महिला संघ के भवन से यह अलगाव भी स्वीकार करना होगा। दूसरा उपाय नहीं। निरंतर अपने आप से लड़ती हुई अब मैं यहाँ पर यह छोटी सी लड़ाई छेड़ दूं, यह नहीं होगा। हाथ एक निश्चित दृढ़ता के साथ काम करने लगे। थोड़ी देर में संघर्ष के जीवन से धड़कते हुए उस कमरे में निष्प्रभ वातावरण उतर आया। सामान अधिक नहीं था। उसे सावधानी से इकट्ठा करने के बाद मैं नीचे आई। फोन श्रीमती डेविड के ही कमरे में था। एक क्षण ठिठकने के बाद बिना उनकी ओर देखे मैं फोन की ओर बढ़ गई। उन्होंने भी संभवतः मेरी ओर नहीं देखा। कुमुद फोन पर ही मिल गई। मैंने कहा कि उसे तुरंत यहाँ युवा महिला संघ पहुंचना होगा। कुमुद को आने में कोई 20 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लगा होगा, लेकिन मुझे ऐसा अनुभव हुआ जैसे एक युग बीत गया हो। अभी वह टैक्सी से उतरी ही थी कि लपक कर मैं उसके पास पहुंच गई। मैंने कहा कि वह टैक्सी अभी जाने न दे। कुमुद कुछ पूछे कि इससे पहले मैं छपटती हुई अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। सामान नौकर के बजाय खुद उठाकर किसी तरह लड़खड़ाती हुई टैक्सी के पास आई। कुमुद परेशान हो आई। मैंने उससे सिर्फ इतना ही कहा, घर चलो, वहीं सब कुछ बता दूंगी। छोटी सी कोठरी कहा जा सकता है उसे। एक बड़ी कोठरी के सर्वेंट क्वार्टर की मामूली सी कोठरी। अवसर दूसरा होता तो शायद मन से निकलता कि महलों से झोपड़ी में आ गई, लेकिन कुछ सोच न सकी। कुमुद की सहानुभूति से वह कोठरी बिना सजावट के ही सज आई थी, लेकिन फिर भी मन बहुत उद्विग्न होकर भटकने लगा। सामान खोलकर रखते हुए बार बार बरसों पहले का अपना वह घर स्मृति को छू जाता था, जिसे कभी मैंने और शोभन ने बड़े यत्न से गुलाब, पंसुतिया और नील कमल उगा उगा कर अपने हाथों से सजाया था। उसमें कैक्टस पर लताएं चढ़ा दी थी। वह सुंदर सा घरौंदा था जिसे बड़े प्यार से सजाया था। वह सादा घर था, लेकिन सुख से फूलता था। कहाँ होगा, कैसा होगा उस घर का सुख सौरभ? डाल से गिरे किसी पत्ते की तरह वर्षों में भटकती हूँ। और आज अगर कुमुद का स्नेह
मुझे अटका न लेता तो किस अतल में ठहरना होता यह नहीं जानते। सहारा और साया, उसने कहा था कि वह जीवन भर मेरे लिए खड़ा रहेगा, मुझे छाया देगा। स्मृति के स्पर्श से मैं सिहर उठी, जैसे कोई किसी कटे हुए अंग के तंतु छूकर हरे कर गया हो। बरसों के भटकाव के बाद कुमुद के स्नेह की इस अंजुरी में ठहर कर मैं जैसे मोहाविष्ट हो आई, डूब डूब जाने लगी, झूठी वितृष्णाओं से चमकती हुई दूर तक फैली रेत और रेत में उभरते झूठे साए। शायद अनहोनी घट जाए, शायद आज शाम मुझे कोई लिवाने चला आए, शायद ये विवश चरण उसके दरवाजे तक जाकर ठहर जाएं, शायद इलाहाबाद में अतरसुइया की बड़ी सड़क के किनारे एक नीला मकान, बालकनी में जूही की लतर को गालों से छूती हुई खड़ी होती हूँ तो धूप आंखों से टकराने लगती है। लतर की शीतल गंध हमारे नीले कमरे में धीरे धीरे नाचती है। उस नीले कमरे में जहाँ रूठी हुई यक्षप्रिया को उसका प्रियतम मनाता है, यक्षप्रिया घंटों उस बालकनी में खड़ी होकर उन आने जाने वालों को देखती, जिनमें से एक उसका अपना प्यार भी होगा। बालकनी से मकान की ठीक सामने दिखता है बड़े आंगन वाला लिपा पुता लेकिन सूना सा और उदास घर। खपरेल वाले उस उदास घर की दीवारों के बीच एक उदास औरत रहती है, विधवा औरत, रमन की विधवा भाभी। अक्सर देखा है कि रमन इस बालकनी की तरफ एक टक देखता है, शायद उस वक्त भी देखता है जब मैं शोभन के साथ घूमने जाती हूँ। पिता और बड़े भाई की अकस्मात मृत्यु के बाद घर का शायद वह एकमात्र सहारा था। बचपन में शोभन के साथ खेलता था और कुछ दिनों पढ़ा भी था, लेकिन हाई स्कूल के बाद ही पढ़ाई छोड़कर उसे नौकरी करनी पड़ गई। आकांक्षाओं की राख की ढेरी सी विधवा युवती भाभी और परिस्थितियों से विपन्न रमन का वह उदास घर पास पड़ोस की जिज्ञासा का केंद्र रहा है। जाने कितनी कल्पनाएं और कहानियां उन दोनों के साथ जुड़ गई, लेकिन रमन के सामने भी उपाय दूसरा नहीं था। विधवा भाभी एक ऐसा सत्य थी जिसे वह अपने कंधों से उतार नहीं सकता था। भाभी के जीवन से बंधे अपने भविष्य के साथ ही साथ रमन शायद यह भी देखता था कि उसके सामने नीले घर में जो जीवन है, जो रस है, वह उसे झंझोड़ता है। कुंठाओं की मार से वह तिलमिला उठा, अंदर ही अंदर एक विकृत विद्रोह से भर उठा। कभी कभी वह दिखता तो उसकी आंखों को देखकर एक अजीब सिहरन महसूस होती, कभी कभी उलझन होने लगती, मैं यहाँ हूँ या नहीं। वह एक टक लगातार घंटों किसी मूर्ति की तरह खड़ा हुआ बालकनी की तरफ घूरता रहता। उलझन से भरकर मैं बालकनी से अलग हट जाती तो कभी कभी अजीब आवाजें सुनाई पड़ने लगती। ऐसा लगता जैसे प्रेत आत्माएं कहीं लड़ रही हों। रमन ऊंची आवाज में भाभी से लड़ता रहता। कभी कभी ऐसा लगता जैसे भाग दौड़ भी हो रही है। पड़ोस के लोग कहते थे कि वो अपनी भाभी को पीटता भी है। जूही के फूलों और गुलाबों पर उतरती जाती ऋतुओं के साथ 2 बरस हवा से बीत गए। प्रेत आत्माओं की वह आवाज जूही और पनसुतिया के फूलों के साथ जैसे कांटों की तरह अनिवार्य हो गई थी। उस अस्वाभाविक और किसी हद तक मनहूस के प्रति मन सहज हो आया था। शायद एक जगह अंतस्थल में करुणा भी उभर आई थी। उसकी नियति के प्रति दयाद न होना शायद अमानवीय होता। कैसा संयोग था, और वह शायद संयोग ही उसकी इस नियति का कारण भी था कि आज
वह युवक एक प्रेत आत्मा की तरह बेचैन हो उठा। शोभन का बचपन का दोस्त था। रमन साथ साथ खेला था और साथ साथ पढ़ा था। पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद उसकी कच्ची उम्र में ही परिवार का बोझ उस पर आ गया था। हाई स्कूल मुश्किल से पास करने के बाद ही वह कॉलेज के बजाय दफ्तरों के चक्कर लगाने लगा था। और फिर एक दिन टूटा लेकिन संतुष्ट वह रमन के एक सरकारी दफ्तर से घर और घर से दफ्तर के बीच सीमित हो गया। कभी कभी सोचती कि सामने के मकान की उन मनहूस दीवारों के भीतर क्या होगा। नौकरी से लौटा हुआ थका और पराजित रमन और घर की दीवारों में घिरी हुई उसकी विधवा भाभी, क्या वहां उन दीवारों के अंदर कोई जूही फूलती होगी? क्या उस बंधे पानी में कोई नील कमल उगता होगा? अगर उगता होगा तो शायद सिर्फ एक रात के लिए और फिर सुबह मुरझाकर मर जाने के लिए। भाभी जवान थी लेकिन बंधी हुई मर्यादाओं और दीवारें इतनी ऊंची थी कि उनके इस पार झांकना भी मुश्किल था। मुमकिन है थका और पराजित रमण उस कुंठित युवती का अंकशाई भी हो। पड़ोस में तरह तरह की बातें थी। शायद दबी जबान में ताने भी सुनाई दे जाते थे। लोग यह भी कहते थे कि उसकी भाभी रमन की शादी इसलिए नहीं होने देना चाहती कि उसकी अपनी हसरत पूरी नहीं होगी। उदासी, खिन्नता, अपमान, पराजय से शायद रमन किसी प्रेत की तरह ठंडा भी पड़ गया था। रात के अंधेरे सन्नाटे में सहसा वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देता। जो भी चीजें हाथ में आती थी उठाता, फेंकता और तोड़ता था और भाभी को भी गालियां देता। भाभी के रोने की मनहूस आवाज बालकनी से तैरकर अंदर आती तो इनकी बाहों में भी एक विवश कंपन दौड़ जाता। मैं भी सिहर उठती। सर्दी की खामोश सहमी अंधियारी रात में घरों की खिड़कियां खुल जाती और गर्म कपड़े लपेटकर लोग बाहर झांकने लगते। रमन चीखने लगता और चीखते चीखते उसकी आवाज भर्रा जाती और जैसे क्रोध से फटा हुआ कहता जाता, यह शोभन, इस शोभन को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, छुरा मार दूंगा। कभी कभी उसके स्वर में लाचारी होती। वह रोता था और इस बात की कसम खाता था कि वह पढ़ेगा, बड़ा अफसर बनेगा और शोभन की तरह किसी सुंदर लड़की से शादी करके घर बसाएगा। कुछ दिनों बाद एक दिन शोभन ने बताया कि रमन ने यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर दिया है। लेकिन यह सत्य बहुत सुखद साबित नहीं हुआ। एक दिन मैंने देखा यूनिवर्सिटी जाते वक्त मेरे पीछे पीछे वह चला आ रहा है। मैं अस्थिर हो उठी, लेकिन फिर मैंने अपने को संभाल लिया। अगले दिन फिर उसी तरह रिक्शे का पीछा करता हुआ रमन दिखा। मुझे खींच हुई और फिर वह क्रम लगातार चलता रहा। कभी कभी ऐसा लगता कि वह साइकिल पर पीछे पीछे आते वक्त कुछ बुदबुदाता है और कभी कभी गुस्से से तमतमा भी उठता है। उसका आतंक जब सीमा से बाहर हो गया तो एक दिन मैंने चुपचाप अपनी सास से सब कुछ बता दिया। शोभन से भी कहा। हल्की सी चिंता इनके चेहरे पर उभर कर डूब गई। फिर वे बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारा मन पवित्र है तो रमन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम उसकी तरफ ध्यान मत दो। ध्यान मैं न देती, लेकिन परिस्थितियां उतनी सहज न थी। घर लौटने के बाद रात को रमन का वह पागलपन हर दिन बढ़ता जाता था। कभी कभी विधवा भाभी की छोटी सी बच्ची तक को पीटता था। उस मासूम बच्ची के चित्कार से और भाभी के रुदन से वातावरण कांप जाता और हम दोनों की नींद गायब हो जाती। अगले रोज यूनिवर्सिटी जाते वक्त मेरे मन का आतंक अनचाहे ही और अधिक गहरा हो जाता। कभी कभी लगता है कि यूनिवर्सिटी ना जाऊं तो अच्छा है, कोई नौकरी तो करनी नहीं। मन को समझाने की कोशिश करती,
रमन का साहस या तो बढ़ता जाता था या फिर उस पर पागलपन हावी होता जा रहा था। उसकी आंखों में भयानकता झलकती थी। क्लास खत्म होने के बाद अंदर घूरता रहता और मेरे बाहर निकलने का इंतजार करता रहता। मेरे बाहर आते ही वह पीछा करना शुरू कर देता। फिर एक दिन मैंने देखा, उसने अपनी साइकिल के कैरियर पर एक बड़ा सा पत्थर रख छोड़ा है। वह पत्थर बराबर वहां दिखाई देता और लगता कि वह किसी अज्ञात से बदला लेना चाहता है। दोस्तों, आगे रमन लेखिका के साथ क्या करता है? लेखिका रमन के इस आतंक से कैसे बाहर निकलती है? जानने के लिए सुनते रहिए बोलती किताबें। नमस्कार।